हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 15 फॉर मॉड्यूल कोड M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर है स्प्रेडशीट। इससे पहले हमने वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर को कंप्लीट किया था। सो जिन स्टूडेंट्स ने वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर की कंप्लीट वीडियोस को नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने वहाँ पे 2 क्लासेस में लिब्रे ऑफिस राइटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आप उसे भी देख लेना ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे स्प्रेडशीट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए यहाँ पे है स्प्रेडशीट, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट के एलिमेंट समझते हैं यहाँ पे। सो कैल्क इज द स्प्रेडशीट कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्प्रेडशीट कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं MS एक्सेल, उस तरीके से लिब्रे ऑफिस में हम कैल्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो स्प्रेडशीट्स अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो स्प्रेडशीट हमें अलाउ करती है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके, उसे स्टोर कर सके और फर्दर उसे एनालाइज कर सके टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, रोज और कॉलम में हम सेव करते हैं अपने डेटा को इन स्प्रेडशीट्स, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फर्दर मोर इन अ स्प्रेडशीट वी कैन मैनिपुलेट दिस डेटा टू प्रोड्यूस सर्टेन रिजल्ट, ठीक है। तो जो डेटा हमने सेव किया है इन स्प्रेडशीट, उस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं सर्टेन रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक क्लास के स्टूडेंट्स के डेटा का एक पूरा टेबल है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या रोल नंबर है, सब्जेक्ट्स है, नेम्स है और उनके मार्क्स है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को यूज़ करके सभी स्टूडेंट्स के परसेंटेज को निकाल सकते हो, ठीक है। उन्हें ग्रेड दे सकते हो, पास या फेल दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने डेटा का यूज़ करके रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया जो भी हम निकालना चाहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं अदर फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द कैल्क इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे कैल्क के फर्दर फीचर्स गिवन है, जैसे कि देखिए फंक्शंस which can be used to create formulas to perform complex calculations on data, ठीक है। तो हम कैल्क में फंक्शंस का यूज़ करते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटाबेस फंक्शंस, ठीक है। डेटाबेस फंक्शंस टू अरेंज, स्टोर एंड फिल्टर डेटा। तो यहाँ पे हम डेटाबेस फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं डेटा को अरेंज करने के लिए, स्टोर करने के लिए और फिल्टर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डायनामिक चार्ट्स गिविंग अ वाइड रेंज ऑफ 2D एंड 3D चार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्क में आपको चार्ट्स की फैसिलिटी भी मिलती है। आप चाहो तो 2D 3D चार्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। चार्ट से क्या होता है, हम डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू ओपन, एडिट एंड सेव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट्स को आप ओपन कर सकते हो और सेव कर सकते हो और इसके साथ साथ एडिट भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने स्प्रेडशीट की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे स्प्रेडशीट्स, शीट्स एंड सेल्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए इन कैल्क यू क्रिएट फाइल्स दैट आर कॉल्ड स्प्रेडशीट, ठीक है। जिस तरीके से राइटर में जो हम पेज क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं क्या, स्प्रेडशीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फाइल आप बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, ओके। अ स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल शीट। अब उस स्प्रेडशीट में अंदर फर्दर इंडिविजुअल शीट्स होती हैं, ठीक है, ओके। और हर एक शीट के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट आपकी है स्प्रेडशीट, सेकंड आपकी शीट्स एंड थर्ड इज आपका सेल, ठीक है। तो स्प्रेडशीट के अंदर फर्दर इंडिविजुअल शीट्स होती हैं और हर एक शीट के अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं जो कि रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन में अरेंज होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, अ पर्टिकुलर सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स रो नंबर एंड कॉलम लेटर, फॉर एग्जाम्पल B8। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सेल को आइडेंटिफाई करना है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक कोड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कोड क्या होता है, रो नंबर और कॉलम का लेटर। ठीक है, आपका जो कॉलम होता है ना वो A से स्टार्ट होता है, ठीक है, A से लेकर फर्दर, ठीक है, और यहाँ पे रो नंबर आपका होता है 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज B8 आपका एक सेल है, मतलब B वाले कॉलम में 8th रो में। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं, ईच स्प्रेडशीट कैन हैव मैनी शीट्स एंड ईच शीट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। आप चाहो तो एक स्प्रेडशीट में कितनी भी शीट्स को ऐड करवा सकते हो। ठीक है, और हर एक शीट में बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितने सेल्स होते हैं और कितने शीट्स होती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ईच सेल कैन कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला। ठीक है, तो जो आपके सेल है उसके अंदर जो डेटा आएगा ना वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं और फॉर्मूला भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ना आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन कैल्क ईच शीट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ दिस रोज एंड मैक्सिमम ऑफ 1024 कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10,48,576 रोज हो सकती है मैक्सिमम किसी भी शीट में, और मैक्सिमम 1024 कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपको बाय हार्ट याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्टली ये नंबर पूछ लेंगे या फिर ट्रू फॉल्स में आपसे पूछेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो डायग्राम की हेल्प से आप समझ पाओगे। यहाँ पे आपकी स्प्रेडशीट है, ठीक है, और स्प्रेडशीट के अंदर देखो यहाँ पे शीट 1, शीट 2 और शीट 3 है। ठीक है, और यहाँ पे इस शीट के अंदर क्या है, आपके सेल है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो हायरार्की क्या है। हायरार्की बेसिकली क्या है, स्प्रेडशीट के अंदर शीट्स और शीट्स के अंदर सेल। तो आई होप सो आप ये बेसिक पॉइंट्स समझ पा रहे होंगे, बिकॉज ये बेसिक पॉइंट्स आपको समझने ज़रूरी हैं, तभी आप थ्योरी में लिख पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट्स है और मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखने का ट्राई किया है ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात करते हैं हम कैल्क की मेन विंडो के बारे में। ठीक है, जो इस कैल्क की मेन विंडो होती है ना वो समझना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो देखो, व्हेन कैल्क इज स्टार्टेड द मेन विंडो ओपन्स। जब भी हम कैल्क को ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरी मेन विंडो खुल के आ जाएगी। ठीक है, एंड द वेरियस पार्ट्स आर शोन इन द इमेज बिलो। तो यहाँ पे इस इमेज में आपको पूरी मेन विंडो दिखाई दे रही है और साथ में सारे वेरियस पार्ट्स जो भी होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, द मेन्यू बार, ठीक है, द टूल बार, साइड बार, स्टेटस बार हैव सिमिलर फंक्शनैलिटी विद अदर लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने देखा था राइटर में मेन्यू बार था, टूल बार था, साइड बार था, स्टेटस बार था, ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी वैसी ही होती है। ठीक है, तो देखो सबसे ऊपर आपका क्या है, मेन मेन्यू, जहाँ पे आपके फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, शीट, डेटा, टूल्स, विंडो और हेल्प मेन्यू है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जिस भी पर्टिकुलर सेल पे आपका कर्सर होगा उस सेल का नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, उस सेल का नाम, मतलब कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहाँ पे है A1, तो मतलब A कॉलम फर्स्ट रो में आपका सेल है, तो जो भी आपका करंट एक्टिव सेल है उसका नाम यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसे बोलते हैं नेम बॉक्स, मतलब सेल का नाम। ओके, अब यहाँ पे देखो आपसे कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नेम बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला बार। तो आप बोलोगे फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है आपका नेम बॉक्स। कहाँ होता है, फॉर्मूला बार के लेफ्ट में आपका नेम बॉक्स होता है। ठीक है,
और फॉर्मूला बार में आपके फॉर्मूला आते हैं जो आप यूज़ करते हो इन योर स्प्रेडशीट, ठीक है। इसके ऊपर देखो यहाँ पे है आपके पास, ये सब आपका क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार, जो यहाँ पे वो सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप डेटा को फॉर्मेट करोगे, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए डेटा या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सेल का कलर चेंज करना है या कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है तो वो आपको मिल जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके ऊपर है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, और यहाँ पे साइड बार है, ठीक है। नीचे आपका शीट्स बार है। शीट्स बार दिखाता है कितनी नंबर ऑफ शीट आप यूज़ कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अभी सिर्फ शीट नंबर 1 है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो शीट 1 ऑफ 1 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस बार है। स्टेटस बार में क्या होता है, जैसे कि आपका जूम करने का जो होता है बार, वो होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे होता है वर्ड काउंट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपने लिखे हैं, तो ये सब चीज़ें आती है आपकी स्टेटस बार में, ठीक है। और सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, ठीक है। तो अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क, यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 क्या है, आपके शीट का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे बाद में चेंज भी कर लोगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं स्प्रेडशीट के लेआउट के बारे में, ठीक है। तो स्प्रेडशीट का लेआउट समझ लेते हैं। द मेन सेक्शन ऑफ द वर्क स्पेस in calc displays the cells in the form of the grid. Just a minute. The main section of the workspace in calc displays the cells in the form of the grid. तो देखो, आप लोग जानते हो कि कैल्क में क्या होता है, जो आपका मेन सेक्शन है जहाँ पे आपको काम करना होता है, वो आपके होते हैं सेल्स। आपको डेटा फिल करना है सेल्स में, तो यहाँ पे आपको सेल्स दिखते हैं ग्रिड की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्रिड की तरह आपको सेल्स दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपके सेल्स डिवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है। Each cell is defined by the intersection of one column and one row in the spreadsheet, or we can say intersection of one column and one row. एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलके बनता है एक सेल। तो देखो यहाँ पे, यह आपकी रो है, यह आपका कॉलम है, और यहाँ पे एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलके बन गया आपका सेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल की डेफिनेशन होती है, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स एंड द लेफ्ट एंड ऑफ द रोज आर अ सीरीज ऑफ द हेडर्स बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे टॉप में और लेफ्ट हैंड ऑफ द रोज में क्या है, यहाँ पे आपके पास हेडर बॉक्सेस है, ठीक है। तो हेडर में क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, ये आपके हेडर बॉक्सेस, तो ये आपके कॉलम के हेडर है, ये आपके रो के हेडर है, ठीक है। तो आपके कॉलम स्टार्ट है ए से लेके सो ऑन, और ये 1 से लेके सो ऑन स्टार्ट है, ठीक है। द कॉलम हेडर्स यूज एन अल्फ़ाबेट करेक्टर स्टार्टिंग एट ए। तो कॉलम हेडर्स कंटेन करते हैं अल्फ़ाबेट करेक्टर जो कि ए से स्टार्ट होता है, और राइट में जैसे आप बढ़ते जाओगे ये करेक्टर आगे बढ़ता जाएगा, ए बी सी डी सो ऑन टू आपका कहाँ तक, Z तक, और उसके बाद A1, फिर B1, C1 ऐसे। द रो हेडर्स यूज अ न्यूमेरिकल करेक्टर स्टार्टिंग एट 1 एंड गो डाउन, ठीक है। तो रो हेडर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से, और उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ये आपका नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में जाके आप कमेंट को वहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई देयर, ओके। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए, अगर आपको ये वीडियोस, ये कंटेंट समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिए, और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक को विजिट कर सकते हो, और ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बार के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में या फिर थ्योरी के फॉर्मेट में यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बार।
द नेम ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स। ठीक है, जो भी आपका एक्टिव सेल है ना इस वक्त, उसका नाम डिस्प्ले होगा नेम बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन आपके लिए होने वाली है। ठीक है, नेम बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ ईच सेल इज फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द कॉलम एंड इट्स लाइन नंबर। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी सेल का नाम कैसे बनता है। किसी भी सेल का नाम बनता है उसके कॉलम के लेटर और उसके रो के लाइन नंबर से। ठीक है, द एक्टिव सेल इज वन ऑफ द सेल वी हैव सेलेक्टेड ईच टाइम यूजिंग द माउस और कीबोर्ड। तो एक्टिव सेल क्या होता है, वो सेल जिसे आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे यूजिंग योर माउस और योर कीबोर्ड। ठीक है, जहां पर भी आपका हाईलाइटेड सेल दिखाई देगा वो आपका सेलेक्टेड सेल माना जाएगा। ठीक है, उसी का एड्रेस, उसी का नाम आप देख पाओगे कहाँ पे, नेम बॉक्स में। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा नेम बॉक्स क्या होता है। अब बढ़ते हैं फॉर्मूला बार की तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट टू द नेम बॉक्स इज द फॉर्मूला बार। तो नेम बॉक्स के राइट में आपको मिलता है फॉर्मूला बार, या फिर ये बोलो कि फॉर्मूला बार के लेफ्ट में मिलता है नेम बॉक्स। ठीक है, सो मैंने एक एग्जाम देखा था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नेम बॉक्स इन द स्प्रेडशीट। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शंस में था एक ऑप्शन कि लेफ्ट टू द फॉर्मूला बार, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन था। फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है आपका नेम बॉक्स। ठीक है, फॉर्मूला बार क्या होता है, देखो दैट डिस्प्लेस द फॉर्मूला और जस्ट द कंटेंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो फॉर्मूला बार के अंदर आप क्या देख पाते हो, यहाँ पे आप फॉर्मूला को डिस्प्ले करा सकते हो, या फिर जो आपका सेल है, जो कंटेंट है उसका, वो वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसका नाम आ गया। अब मान लो B3 में मैंने लिखा हुआ है 48, तो 48 कंटेंट ऑफ सेल है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लिखा हुआ। ठीक है, formulas and functions allows us to enter calculations into a cell based on the value of the other cell। ठीक है, तो फॉर्मूलाज और जो फंक्शंस है वो हमें अलाउ करते हैं कि हम कैलकुलेशंस को एंटर कर सके अपने सेल में। ठीक है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द अदर सेल्स। ओके, यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई। इन द फॉर्मूला बार देयर आर बटन्स फॉर इंसर्टिंग फंक्शंस इनटू सेल। ठीक है, फॉर्मूला बार के अंदर ना आपको बहुत सारे बटन्स मिलते हैं जहाँ से आप फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हो अपने सेल के अंदर। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल में समझ लेंगे अच्छे तरीके से, वहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, वहाँ पे प्रैक्टिकली आप इन सारे पॉइंट्स को देख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ बात करते हैं शीट्स बार के बारे में। इन कैल्क यू कैन हैव मोर देन वन शीट इन अ स्प्रेडशीट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कैल्क में एक से ज़्यादा शीट हो सकती है आपकी स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द ग्रिड ऑफ द सेल्स इन अ स्प्रेडशीट द शीट बार इज लोकेटेड। ठीक है, तो नीचे बॉटम में आपको दिखता है क्या, शीट बार। ठीक है, एक बार बैक जाएंगे हम, देखो तो यहाँ पे आपका है शीट बार। तो आपके देखो ये आपको जो स्प्रेडशीट का जो आपका एरिया है, उस एरिया के नीचे की साइड, मतलब ग्रिड ऑफ सेल्स के नीचे आपको बॉटम में दिख रहा है क्या, शीट बार। ठीक है, ओके, इंडिकेटिंग हाउ मेनी शीट्स देयर आर इन योर स्प्रेडशीट। तो शीट बार इंडिकेट करता है कि आपके स्प्रेडशीट में इस टाइम पर कितनी शीट्स अवेलेबल है। ठीक है, क्लिकिंग ऑन अ शीट टैब इनेबल्स एक्सेस एंड डिस्प्लेस टू द वर्क स्पेस ईच इंडिविजुअल शीट। अगर आप शीट टैब पे क्लिक करते हो तो आप वहाँ पे एक्सेस ले पाओगे और अलग अलग शीट में क्या आपने काम किया है वर्क स्पेस के अंदर, आप उसे देख पाओगे। ठीक है जी, An active sheet is indicated with a highlighted color in the sheets tab। तो जो भी शीट आपकी क्या है, एक्टिव है, वो आपकी हाईलाइट हो जाएगी कलर से। कैसे, देखो यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 है, तो देखो यहाँ पे आपको अलग से वाइट कलर दिख रहा है, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ बॉर्डर है और यहाँ भी बॉर्डर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला शीट क्या है, आपका एक्टिव शीट है। ठीक है, तो एक्टिव शीट आपका हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट। किस तरीके से आप स्प्रेडशीट को क्रिएट करोगे ये समझते हैं। ठीक है, सो टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट फर्स्ट राइट लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहाँ पे लिब्रा नहीं आएगा, लिब्रे आएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ई है।
ये ए नहीं है, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। ओके, तो देखो अगर आपको स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्च बार में लिखेंगे क्या, लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है। उसके बाद देन राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ओपन, ठीक है। तो जिस तरीके से हम सर्च करते हैं अपने अबंतु में वैसे ही करेंगे, ठीक है। सर्च बार में जाएंगे, लिखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन बी एबल टू क्रिएट आवर फर्स्ट स्प्रेडशीट। उसके बाद आप अपनी फर्स्ट स्प्रेडशीट को क्रिएट करवा पाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ देखो, टू ओपन एनी सेव्ड स्प्रेडशीट क्लिक ऑन ओपन इन द मेन्यू बार एंड देन सेलेक्ट डिजायर्ड फाइल। सपोज आपने पहले से ही कोई स्प्रेडशीट सेव करके रखी है तो उसे भी आप ओपन कर सकते हो। उसके लिए हम जाएंगे मेन्यू बार में, और मेन्यू बार में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे ओपन पे और वहाँ पे अपनी डिजायर्ड फाइल को सेलेक्ट करके उसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम कॉलम्स एंड रोज के बारे में, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग, ठीक है। तो आप कॉलम और रोज को इंसर्ट और डिलीट करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग, टू इंसर्ट और डिलीट रोज एंड कॉलम्स यूज द स्टैंडर्ड टूल बार बटन्स। अगर आपको अपने स्प्रेडशीट में कॉलम्स और रोज को इंसर्ट या डिलीट करवाना है तो इसके लिए आप यूज़ करोगे स्टैंडर्ड टूल बार बटन्स, ठीक है। या फिर आप कंटेक्स्ट मेन्यू आइटम्स का यूज़ करोगे टू इंसर्ट और डिलीट अ रो और कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्टेप 1, क्लिक ऑन एनी ऑफ द सेल ऑफ द रो और कॉलम। आप किसी भी सेल जो आपके रो में है या फिर कॉलम में है उसको क्या करोगे, क्लिक करोगे। उसके बाद यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग बटन्स। तो स्टैंडर्ड टूल बार में जब आपको बटन्स मिलेंगे वहाँ पे आप कोई भी एक बटन को चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो यहाँ पे क्या है, क्लिक द दिस बटन टू इंसर्ट अ रो अबव द करंट रो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने इस बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस करंट रो में आप हो ना उसके ऊपर एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार फिर से जूम करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, जो ये येलो येलो ये ऊपर की साइड है, इसका मतलब क्या है, रो मतलब क्या होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल होती है। तो हॉरिजॉन्टल में आपको रो मिल जाएगी ऊपर की साइड, येलो कलर इज इंडिकेटिंग कि ऊपर की साइड, ठीक है। तो आपको अबव मिल जाएगी क्या, रो, नई रो आप इंसर्ट कर पाओगे इस बटन को क्लिक करने पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन, क्लिक द दिस बटन टू इंसर्ट अ कॉलम लेफ्ट टू द करंट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखिए, देखो क्या है, अगर आप इस बटन को क्लिक करोगे तो आपको एक कॉलम मिल जाएगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। जो आपकी करंट कॉलम है उसके लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे कॉलम मिल जाएगी नई वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मान लो आपकी करंट कॉलम है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इसलिए लेफ्ट साइड क्या है, येलो कलर हो रखा है, ठीक है। तो इस कलर का एक मतलब होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, क्लिक द दिस बटन टू डिलीट द करंट रो। तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप करंट रो को डिलीट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेड हो गया, ये रेड मीन्स क्या, डिलीट, ठीक है। तो रेड डिनोट्स डिलीट, और यहाँ पे वर्टिकली लिखा हुआ है, नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टली आपका ये रेड कलर है, तो इट मीन्स रो को डिलीट कर पाओगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स रो, वर्टिकल मीन्स कॉलम, ठीक है। तो बटन को इस तरीके से बनाया गया कि आप समझ पाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लिक द दिस बटन टू डिलीट द करंट कॉलम, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप करंट कॉलम को, देखो वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल में कॉलम को डिलीट कर पाओगे। तो रेड मीन्स डिलीशन और येलो मीन्स इंसर्शन, ठीक है जी। तो आई होप सो सिंपल है। आगे बढ़े, बात करते हैं यहाँ पे देखो, ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज द कंटेक्स्ट मेन्यू। या तो आप स्टैंडर्ड टूल बार में बटन से भी इंसर्शन और डिलीशन ऑफ रोज एंड कॉलम परफॉर्म करा सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, कंटेक्स्ट मेन्यू आइटम से भी ये ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हो। कैसे, देखो, यू कैन यूज द कंटेक्स्ट मेन्यू टू एक्सेस द अबव कमांड्स, राइट क्लिक ऑन अ कॉलम और अ रो हेडर एंड चूज वन ऑफ द फॉलोइंग अवेलेबल कमांड, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करोगे
कॉलम और रो हेडर पे, और उसके बाद आपको ये सारी कमांड्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे क्या है, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट में, इंसर्ट कॉलम राइट में, डिलीट कॉलम और क्लियर कंटेंट। तो अगर आपने कॉलम के हेडर पे लगाया तो आपको ये मिलेगा, और अगर आपने रो के हेडर पे राइट क्लिक किया तो आपको अलग से कंटेक्स्ट मेन्यू मिलेगा, और वहाँ पे क्या आएगा, रो रो और रो आएगा। ठीक है जी, तो कॉलम में कॉलम, रो में रो। क्लियर है? नाउ सेलेक्टिंग अ सेल, किस तरीके से आप सेल को सेलेक्ट करेंगे समझते हैं। यहाँ पे देखो, सिंगल सेल, सिंगल सेल को कैसे सेलेक्ट करते समझते हैं। टू सेलेक्ट अ सेल यूजिंग द माउस, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द सेल एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। अगर आपको माउस पॉइंटर के हेल्प से किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे माउस ले जाओगे उस पर्टिकुलर सेल पे, और उसके बाद अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका सेल कुछ इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? व्हेन अ सेल इज सेलेक्टेड और इन द फोकस, द सेल बॉर्डर्स आर एम्फसाइज्ड। तो अगर आपने सेल को सेलेक्ट कर लिया है तो देखो आपका सेल बॉर्डर क्या हो गया, एम्फसाइज हो गया है। ठीक है जी। द सेल रेफरेंस नेम इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स इन द फॉर्मूला बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर आपको सेल रेफरेंस नेम दिखाई दे रहा होगा, C4। तो C मतलब C आपका लेटर हो गया और 4 आपका लाइन नंबर हो गया, इनके कॉम्बिनेशन से बन गया इसका नाम सेल रेफरेंस नेम। तो आप देख पा रहे हो फॉर्मूला बार में क्या, C4 आपका सेल रेफरेंस नेम। ओके जी, आगे बढ़े। तो यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन है, पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 Python programming language and module code M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। ठीक है, तो अगर आप लोग नोट्स और वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ मॉड्यूल कोड M3R4 सी प्रोग्रामिंग के लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है, और आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेंज ऑफ कॉन्टिग्यूअस सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, जिस तरीके से आपने सिंगल सेल को सिलेक्ट किया था उसी तरीके से आप रेंज ऑफ कॉन्टिग्यूअस सेल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अ रेंज ऑफ सेल्स कैन बी सेलेक्टेड यूजिंग द कीबोर्ड और द माउस। तो कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके आप रेंज ऑफ सेल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो द सेल्स रेंज नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि आगे फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द सेल्स रेंज नेम इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स इन द फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार में नेम बॉक्स में आप देख पाओगे सेल्स रेंज नेम को। अ सेल रेंज हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो ये आपका सिंटेक्स है किसके लिए, सेल रेंज नेम के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सेलेक्टेड सेल रेंज दिख रही होगी, और यहाँ पे B3 कॉलन C6 आप देख पा रहे हो नेम बॉक्स में यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स समझो। अपर लेफ्ट सेल नेम, जो आपका ये पूरा आपका क्या है, सेल सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, सेल सिलेक्शन है। अब यहाँ देखो अपर में मतलब ऊपर की साइड लेफ्ट का सेल नेम क्या है आपका, B और 3 ये लिखा आपने, उसके बाद कॉलन लगाया, और उसके बाद लोअर में राइट सेल नेम, जहाँ पे आपका सिलेक्शन खत्म हो रहा है लोअर में, यहाँ पे आपका जो सेल नेम है वो है आपका C और 6। तो B3 कॉलन C6 बन गया क्या, आपका सेल रेंज का नाम। ओके, तो सेल रेंज नेम आपको दिखाई देगा कहाँ पे, नेम बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है ये। नाउ देखो यहाँ पे ए पार्ट, टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग द माउस। अगर आपको माउस का इस्तेमाल करके सेलेक्ट करना है रेंज ऑफ सेल्स तो क्या करेंगे, सेलेक्ट द अपर लेफ्ट सेल। आपने सबसे पहले अपर लेफ्ट सेल को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और होल्ड डाउन करेंगे लेफ्ट माउस बटन। मूव द माउस कर्सर टू द लोअर राइट सेल एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन। तो सबसे पहले आप इस अपर वाले सेल को करेंगे सेलेक्ट, और इसके बाद माउस का इस्तेमाल करके प्रेस करेंगे और होल्ड डाउन करेंगे
और वहाँ पे जाके रिलीज़ करेंगे अपना लेफ्ट माउस बटन जहाँ तक आप चाहते हो सिलेक्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ड्रैग करोगे क्या माउस से, और जहाँ तक आप रेंज ऑफ सेल्स की सिलेक्शन चाहते हो वहाँ तक आप ड्रैग करके ले जाओगे और उसके बाद आप वहाँ पे रिलीज़ कर दोगे लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये सब चीज़ें आपने परफॉर्म करी है, बस आप यहाँ पे थ्योरी में एक बार रिवाइज कर रहे हो, ये समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे बी पार्ट की। टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग द शिफ्ट की, ठीक है। अगर आपको शिफ्ट की का इस्तेमाल करके रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे शिफ्ट की है, ठीक है। सेलेक्ट द अपर लेफ्ट सेल, आप अपर लेफ्ट सेल को करेंगे सेलेक्ट, होल्ड डाउन द शिफ्ट की, ठीक है, शिफ्ट की को दबाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे लोअर राइट सेल, ठीक है। तो अपर लेफ्ट सेल को आपने किया सेलेक्ट, उसके बाद शिफ्ट की का प्रेस किया और उसके बाद जो भी आप लोअर राइट सेल चाहते हो वहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी यूजिंग द शिफ्ट की, ठीक है। बहुत सिंपल है ये भी। सी पार्ट देखो क्या है, यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग द नेम बॉक्स। तो आप डायरेक्टली नेम बॉक्स का इस्तेमाल करके भी रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर पाओगे। क्लिक इनटू द नेम बॉक्स ऑन द फॉर्मूला बार एंड टाइप द सेल्स रेंज नेम, ठीक है। तो नेम बॉक्स में जाके आप डायरेक्टली वहाँ पे टाइप कर सकते हो सेल्स का रेंज का नाम अपने अकॉर्डिंग। लेट सपोज हमने कर दिया यहाँ पर B9 से लेकर D7, ठीक है। तो ऐसे लिखते ही क्या हो जाएगा, अपने आप स्क्रीन पे आप सिलेक्शन देख पाओगे सेल्स की रेंज का, ओके जी। तो ये बहुत सिंपल हो गया। ना यहाँ पे देखो नीचे क्या है, रेंज ऑफ नॉन कंटिग्यूअस सेल्स, आप नॉन कंटिग्यूअस सेल्स की रेंज को भी सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। रेंज ऑफ नॉन कंटिग्यूअस सेल्स, ठीक है। सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल यूजिंग वन ऑफ द मेथड्स अबव, ठीक है। आप ऊपर दिए गए मेथड्स में से किसी को भी यूज करके रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, होल्ड डाउन द कंट्रोल की, आप कंट्रोल की को प्रेस करोगे, यूजिंग द माउस मूव एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट सेल और रेंज ऑफ सेल। नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल रेंज का मतलब क्या, देखो यहाँ पे मान लो इस पिक्चर में आपने पहले इसको कर लिया सेलेक्ट, ठीक है, यूजिंग एनी मेथड, शिफ्ट की का इस्तेमाल करो, माउस का या कीबोर्ड का, ठीक है। तो आपने कंटिग्यूअस सेल रेंज को यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट। इसके बाद आपने प्रेस किया कंट्रोल की को, ठीक है। कंट्रोल की को आपको प्रेस करना है और यहाँ पे क्या करोगे, आप अपने माउस को मूव करोगे और सेलेक्ट करोगे नेक्स्ट सेल की रेंज। इसके बाद मैंने माउस को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मैंने फिर इस वाले को भी सेलेक्ट कर दिया। रिपीट द अबव स्टेप फॉर ऑल रिक्वायर्ड सिलेक्शन। तो मैंने एक बार यहाँ करा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम मैंने यहाँ किया और थर्ड टाइम मैंने यहाँ किया। तो इस तरीके से मैंने 3 अलग अलग जगह पे सिलेक्शन कर ली। क्या करा है, रेंज ऑफ नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल। तो ये सेल इस सेल से नॉन कॉन्टिग्यूअस से अलग हो गए और ये वाले सेल सिलेक्शन इस सेल सिलेक्शन से अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे रेंज ऑफ नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल की का इस्तेमाल करके कितनी भी चाहो रेंज ऑफ नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल्स को सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स को समझना है, उसे याद करना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली स्टेप्स पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपको वहाँ पे लिख के आना पड़ेगा, ओके जी। तो आई होप सो आपको फिगर्स की हेल्प से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई डाउट रहता है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करेंगे एंटरिंग डेटा के बारे में। अब जो आपके सेल्स हैं उसके अंदर आप किस टाइप का डेटा एंटर करोगे ये भी समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट होता है, नंबर होता है और डेट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट को समझते हैं सबसे पहले। The most basic data a cell can contain is simply a text. सबसे सिंपल मोस्ट बेसिक डेटा जो आपका सेल कंटेन कर सकता है वो आपका है टेक्स्ट, ठीक है। टू एंटर द टेक्स्ट इनसाइड अ सेल सिंपली सेलेक्ट द सेल एंड टाइप द टेक्स्ट यूजिंग द कीबोर्ड। अगर आपको सेल के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो आप क्या करोगे, सिंपली
आप उस सेल को करोगे सेलेक्ट और उसके अंदर टाइप करना स्टार्ट कर दोगे अपने टेक्स्ट को यूजिंग योर कीबोर्ड। ठीक है, टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। जो आपका टेक्स्ट आपके सेल के अंदर आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, क्या होता है, लेफ्ट अलाइन। एंड कैन एक्सीड द सेल बाउंड्रीज, दिस कैन बी कंफ्यूजिंग टू इनएक्सपीरियंस्ड यूजर who mistakenly think the text is located to the adjacent cell। अब यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल को किया सेलेक्ट, देखो इसकी बाउंड्री क्या हो गई, एम्फसाइज हो गई। ठीक है, आपने यहाँ पे कीबोर्ड से टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट कर दिया। अब देख पा रहे हो आपका टेक्स्ट क्या है, लेफ्ट अलाइंड। ठीक है, लेफ्ट साइड आपका अलाइंड हो रहा है और यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है वो आपके सेल की बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार यहाँ पे कैल्क देखा है वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है वो ई एफ ऐसे आगे सेल्स में चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका डी और यहाँ मान लो 2 है तो D2 का डेटा है। ठीक है, तो ये D2 में ही आएगा। ठीक है, आप जब लिख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ये बाहर निकल गया, एक्सीड कर गया इसकी बाउंड्री, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टू चेक द एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ सेल सेलेक्ट द सेल एंड लुक एट द इनपुट लाइन इन द फॉर्मूला बार। अगर आपको चेक करना है कि आपके सेल का कंटेंट क्या है तो आप उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करो और आप देखो फॉर्मूला बार के अंदर, देखो ऊपर की साइड आपको यहाँ पे जो भी आपने इनपुट किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू इंक्रीज द कॉलम विथ, फोर्स अ न्यू लाइन और रैप टेक्स्ट अराउंड द सेल। देखो कई बार क्या होता है, हमें अपने सेल में ना बहुत लंबा लंबा डेटा लिखना पड़ जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, जब आप टाइप करते हो तो आपको दिखता है वो डेटा, लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर सेल को कर दूंगी डी सेलेक्ट तो आप सिर्फ दिस इज सम प्रेस कंट्रोल ई, जो भी इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर दिख रहा है वही दिखाई देगा, बाकी का टेक्स्ट आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री खत्म हो गई। लेकिन जब आप ऊपर फॉर्मूला बार पे देखोगे तो आपको वहाँ पे पूरा टेक्स्ट दिखाई देगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करो, कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर लो। जो आपका डी यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इसे आप यहाँ तक कर लो, यहाँ तक बढ़ा लो, इतना कर लो, तो आपका ये पूरा डेटा इसके अंदर दिखाई देगा इजीली आपको। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, उससे भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात की बात है, हम देखेंगे बाद में। अभी आप समझो कि आप सेल्स में टेक्स्ट को कैसे एंटर करोगे और कैसे आप अपने सेल के एक्चुअल कंटेंट को चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने समझ लिया टेक्स्ट। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं आगे। देखो, टू फोर्स अ न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट और पैराग्राफ यूज द कंट्रोल प्लस एंटर की कॉम्बिनेशन। अगर आपको न्यू लाइन चाहिए टेक्स्ट के लिए या फिर नया पैराग्राफ चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन अ सेल्स कंटेन मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट यू माइट फाइंड इट मोर प्रैक्टिकल टू यूज द इनपुट लाइन टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द फॉर्मूला बार। इसका मतलब क्या है कि आप अपने सेल में मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना चाहते हो, उसके लिए आपने कंट्रोल प्लस एंटर को दबाया। ठीक है, तो इसे दबाने से आप समझ पाओगे कि क्या यूज है इनपुट लाइन टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द फॉर्मूला बार का। ओके, now click on the extend formula bar icon located on the right side of the formula bar and the text box becomes multi-line as shown in the image above। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करके क्या हो जाएगा, जो आपका क्या है, आपका जो टेक्स्ट है आपके सेल के अंदर वो बन जाएगा मल्टी लाइन टेक्स्ट और आप उसको देख पाओगे फॉर्मूला बार के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखो नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल डेटा। आप टेक्स्ट के अलावा न्यूमेरिकल डेटा भी अपने सेल्स में इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, वी यूज स्प्रेडशीट्स मेनली टू प्रोसेस, एनालाइज एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूमेरिकल डेटा। तो बेसिकली इन जर्नल हम न्यूमेरिकल डेटा ही स्टोर करते हैं इन आवर स्प्रेडशीट, उसी को हम करते हैं प्रोसेस और फिर करते हैं एनालाइज। ठीक है, तो यहाँ देखो जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, डेटा क्रिएट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप व्हाट्सएप, फेसबुक
या कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन का डेटा जो आप यूज़ कर रहे हो, किस डेट पे आपने क्या यूज़ किया, वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर होता है। और वो डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली आपका न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करता है, और वो आपका रोज़ और कॉलम में टेबल फॉर्मेट में डेटा को रखता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, कैल्क कैन फॉर्मेट न्यूमेरिकल डेटा एंड चेंज देयर अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी दे रिप्रेजेंट। तो कैल्क में आप न्यूमेरिकल डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो अपने नंबर्स का कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, द मोस्ट बेसिक डेटा फॉर्मेट कैल्क सपोर्ट्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप न्यूमेरिकल डेटा पे फर्दर डेटा फॉर्मेट्स लगा सकते हो, जैसे कि देखो इंटीजर नंबर्स। ठीक है, आप चाहो तो अपने न्यूमेरिकल डेटा पे इंटीजर नंबर का फॉर्मेट सेट कर सकते हो, नंबर विद डेसिमल नंबर्स, रियल नंबर्स लगा सकते हो, करेंसी, परसेंट और डेट एंड टाइम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इंटीजर नंबर्स, नंबर्स विद डेसिमल प्लेसेस, करेंसी, परसेंट एंड डेट एंड टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंट्रोल द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स, द डेट एंड टाइम फॉर्मेट और डिस्प्ले अ करेंसी सिंबल next to a value. In this way, we help the user to better understand the information displayed in a spreadsheet while at the same time keeping the numerical value intact. ठीक है, furthermore you can quickly change the formatting of a cell with just one command. The following table shows some example of डेटा फॉर्मेटिंग। देखो यहाँ पे आप चाहो तो आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, करेंसी का, डेट का, टाइम का। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, देखो यहाँ पे जब आप नंबर या फिर न्यूमेरिक डेटा को एंटर करते हो तो आपको ऊपर की साइड पे ये पर्टिकुलर बार मिलता है। ठीक है, इसे बोलते हैं टूल बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे कि एक मिनट, हाँ जी, करेंसी के लिए ये वाला है, ये परसेंटेज के लिए, ये नंबर के लिए है, मतलब डेसिमल नहीं, नंबर और इंटीजर नंबर। ठीक है, यहाँ पे डेट है, ये आपका डेसिमल है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के आगे और पीछे की बात करिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आप क्विकली चेंज कर सकते हो अपने सेल की फॉर्मेटिंग जस्ट एक कमांड के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे क्या है, फॉर्मेटिंग यूजिंग द टूल बार टू क्विकली फॉर्मेट अ वैल्यू एंटर्ड इनटू अस इन अ सेल टू करेंसी, परसेंट, नंबर, डेट एक्सेट्रा। अगर आपने जो वैल्यू एंटर करी है उसे आप कन्वर्ट कराना चाहते हो इन करेंसी या परसेंट या नंबर या डेट में, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में कॉरस्पॉन्डिंग बटन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अपने डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेटिंग टूल बार में किसी भी बटन पे क्लिक करके जो भी आप फॉर्मेट चाहते हो उसमें अपने डेटा को कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, सिंपल है। नोट दैट द डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग इज डिपेंडेंट, यहाँ पर डिपेंडेंट आएगा, ऑन द लोकल सेटिंग्स। If for example you have an English UK local setting, the currency symbol will be English pound this instead of dollar sign। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है वो डिपेंड करती है आपकी लोकल सेटिंग्स पे। जैसे कि मान लो करेंसी के लिए हम बात करते हैं, तो करेंसी का सिंबल क्या होता है हमारा, अगर मैं बात करूँ इंडिया का तो वो होता है आपका रुपी। ठीक है, और यूएसए का क्या होता है आपका डॉलर, एंड यूके होता है पाउंड। तो अगर आपका लोकल सेटिंग में जो आपकी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश यूके, ठीक है, इंग्लिश यूके होगा, तो जो करेंसी का सिंबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा, आपका पाउंड आ जाएगा। ठीक है, डॉलर साइन अगर आप चाहते हो तो आपको लोकल सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो, डायरेक्टली करेंसी में जाके सिंबल चेंज कर सकते हो फर्दर सेटिंग को खोल के। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है लोकल सेटिंग्स में क्या सेट है। ओके, आगे बढ़े, बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग विद द प्रॉपर्टीज टैब। तो देखो यहाँ पे
For more data formatting options, you can use the number format section in the properties tab in the sidebar. तो साइड बार में आपको मिल जाएगा नंबर फॉर्मेट सेक्शन. तो नंबर फॉर्मेट खुल गया. यहाँ पे आप फर्दर चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस आपको 2 चाहिए, 4, 6 कितना चाहिए, लीडिंग जीरोस कितनी होंगी. ठीक है, यहाँ पे देखो और भी कैटेगरी है, जैसे कि फॉर्मेट सेल्स में देखो, ये हम समझते हैं बाद में. देखो एक मिनट रुको. यहाँ देखो पहले द फॉर्मेट सेल्स विंडो. इन दिस विंडो यू हैव ऑल द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल. यहाँ पे फर्दर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल ऐसे बोलते हैं फॉर्मेट सेल्स विंडो. टू ओपन दिस विंडो क्लिक द आइकन इन द साइड बार और यूज द कंटेक्स्ट मेन्यू आइटम फॉर्मेट सेल्स. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर विंडो को खोलने के लिए आप या तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर सकते हो या फिर साइड बार में आपको आइकन मिल जाएगा फॉर्मेट सेल्स के लिए. ठीक है, चूज द कैटेगरी एंड द फॉर्मेट टाइप. तो यहाँ पे आप कैटेगरी को चूज करोगे, नंबर में क्या चाहिए आपको. ठीक है, फॉर्मेट टाइप क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड 1 2 3 4. सपोज यहाँ नंबर के लिए ये है, परसेंट के लिए कुछ और होगा, करेंसी के लिए कुछ और होगा. आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग टाइप को चूज कर सकते हो. ठीक है, अ प्रीव्यू ऑफ हाउ डेटा इज डिस्प्लेड इज शोन ऑन द राइट ऑफ द सेल फॉर्मेटिंग. तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में प्रीव्यू दिखाई देगा कि किस तरीके से आपकी सेल फॉर्मेटिंग होगी. ठीक है, इसे बोलते हैं सेल फॉर्मेटिंग विंडो. और यहाँ पे आपको आपके डेटा का प्रीव्यू दिखाई देगा कि फॉर्मेटिंग के बाद वो डेटा कैसे लगने वाला है. ठीक है, इफ़ यू मस्ट यूज अ फॉर्मेटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लोकल चेंज द लैंग्वेज इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू. ठीक है, आप चाहो तो लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज टैब में जाके आप किस तरीके से फॉर्मेटिंग को फर्दर चेंज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम. ठीक है, आप सेल्स में डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट करवा सकते हो. ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डेट एंड टाइम इन द कैल्क आर स्टोर्ड एंड ट्रीटेड इंटरनली एज नंबर्स. तो डेट एंड टाइम कैल्क में इंटरनली नंबर्स की तरह ही ट्रीट की जाती है. However, you can format the display of a date and time to one of the available format. आप चाहो तो डेट एंड टाइम का जो फॉर्मेट आएगा उसे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल फॉर्मेट है उसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो. ठीक है, सो देखो यहाँ पे टू एंटर अ डेट यू मस्ट सेपरेट द डेट एलिमेंट्स विद अ स्लैश और हाइफन. तो हम कई बार डेट लिखते हैं इस तरीके से या फिर ऐसे भी लिखते हैं ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट एलिमेंट्स के सेपरेटर को चूज कर सकते हो. आपको हाइफन चाहिए या फिर आपको स्लैश चाहिए. ठीक है, द डेट फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंजेस टू सेलेक्टेड फॉर्मेट यूज्ड बाय द कैल्क. तो जो आपका डेट का फॉर्मेट है वो अपने आप चेंज हो जाएगा आपके सिलेक्टेड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, व्हेन यू एंटर अ टाइम सेपरेट टाइम एलिमेंट्स विद कॉलन्स, फॉर एग्जांपल दिस. तो डेट के लिए आप स्लैश और हाइफन का यूज करते हो एज सेपरेटर्स और टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉलन्स का. ठीक है, तो यहाँ पे आर, मिनट और सेकंड के लिए आप कॉलन का इस्तेमाल करोगे एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए. द टाइम फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंजेस टू सेलेक्टेड फॉर्मेट यूज्ड बाय द कैल्क. तो जो आपका टाइम का फॉर्मेट है वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपका कैल्क यूज कर रहा होगा. ठीक है, इन बोथ द केसेस कैल्क रिकॉग्नाइजेज द डेटा यू एंटर्ड एज डेट और टाइम एंड नॉट एज सिंपल टेक्स्ट और नंबर. तो जैसे ही आपने एंटर करवाया डेट, तो अपने आप वो समझ जाएगा कि ये डेट है या फिर ये टाइम है और उसके अकॉर्डिंग सेलेक्टेड फॉर्मेट के तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर देगा या फॉर्मेट कर देगा. ठीक है, तो द फॉलोइंग आर द वैलिड डेट और टाइम फॉर्मेट्स. तो इन तरीके से आप डेट और टाइम को फॉर्मेट कर सकते हो. जैसे कि देखो स्लैश है यहाँ पे 20/10/2012, 20-10-2012, 20 अक्टूबर 2012, 10:43:45 या फिर 10:43 और AM लिख दिया आपने यहाँ पे. ठीक है, तो इन तरीके से आप देख पा रहे हो कि फॉर्मेटिंग के ये आपके क्या है वैलिड फॉर्मेट्स हैं. ठीक है, अब यहाँ देखो वंस यू एंटर्ड अ डेट और टाइम यू कैन चेंज द फॉर्मेट. ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसे आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो आपको मान लो डेट का
डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट चेंज करना है। तो डेट आप यहाँ पे चूज़ करो कैटेगरी के अंदर, और उसके बाद फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखो 31 दिसंबर 1999 को लिखने के इतने सारे फॉर्मेट अवेलेबल है, तो आप कोई भी अवेलेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर डेट टाइम में से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यूज़ द फॉर्मेट सेल विंडो टू लिस्ट एंड प्रीव्यू द अवेलेबल फॉर्मेट। और जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट को आप चूज़ करोगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा फॉर्मेट सेल विंडो में। आप यहाँ पे उसको देखकर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेट एंड टाइम को भी एंटर करवा सकते हो। सिंपल है। तो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज मैंने बेसिक पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के, जो कि आपका स्प्रेडशीट कंपोनेंट है लिब्रे ऑफिस का। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है तो उसे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और कल आपको मिलेगी वीडियो ऑन CSS फ्रेमवर्क पार्ट 2। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।